नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए अध्याय भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और अधिनियम को जान रहे हैं, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के इस चार्टर अधिनियम में हम इस अधिनियम के पीछे के कारण और साथ ही हम जानेंगे इसके प्रावधानों को और कुछ परिणामों को भी। 1813 के चार्टर अधिनियम के पीछे क्या कारण थे? इस अधिनियम में जो प्रावधान हैं वे प्रावधान उस समय यूरोप में जो कुछ गतिविधियां हो रही हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो हमें यूरोप में उस समय क्या गतिविधियां चल रही हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए। जो 1813 के चार्टर अधिनियम की पृष्ठभूमि है या उसकी भूमिका में हम वो सब बातें जानेंगे। इस समय पर दरअसल नेपोलियन यूरोप में एक वर्चस्वशाली नेता हैं और उन्होंने ब्रिटिशों से मुकाबला करने के लिए और ब्रिटिशों में जहां औद्योगिक विकास बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है वहां पर उद्योगों की बड़ी उन्नति हो रही है, तो उससे मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक यूनियन वहां बना रखी है। यूरोप में कई देशों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया हुआ है और वे सभी अब ब्रिटेन की वस्तुओं को, जो कि वहां पर औद्योगिक जो है क्रांति के चलते या औद्योगिक उन्नति के चलते बहुत अधिक मात्रा में वहां पर जो उत्पादन हो रहा है, अब वो अलायंस जो कि नेपोलियन के नेतृत्व में बना हुआ है, अब वह अलायंस जो है ब्रिटेन से उन वस्तुओं को नहीं खरीदेगा। जो कुछ उत्पादन वहां हो रहा है उन वस्तुओं को वह अलायंस नहीं खरीदेगा और ये नेपोलियन के नेतृत्व में हो रहा है। वे तमाम देश नेपोलियन के नेतृत्व में एक अलायंस बन चुके हैं और वो अलायंस जो है अब किसी भी प्रकार से ब्रिटेन की वस्तुओं को नहीं खरीदेगा और इस प्रकार से ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था। तो इसे महाद्वीपीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर नेपोलियन के जो है इस वर्चस्व की वजह से, नेपोलियन की इन गतिविधियों की वजह से ब्रिटेन को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और यहाँ पर ब्रिटेन के जो तमाम व्यापारी थे, तमाम उद्योग थे, वे घाटे में जा रहे थे। इस दशा में अब उनकी निगाह, जो व्यापारी थे, तमाम ब्रिटेन के व्यापारी, अब उनकी निगाह भारत की तरफ थी, एशिया की तरफ थी। वे चाहते थे कि उन्हें भी व्यापार के लिए वहाँ उनके लिए भी राह खोल दी जाए, क्योंकि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल को वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। तो अब क्योंकि पूर्व से ही ये सभी जो ब्रिटेन में व्यापारी थे, ये लगातार ये मांग कर रहे थे ब्रिटेन की संसद से कि आप हमें भी ब्रिटेन से जो है भारत की तरफ हमें व्यापार के लिए हमें भी अनुमति दें और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करें। ये लगातार उनकी मांग थी। इस पर अंतिम तौर से अब सोचने का समय आ चुका था, जब ब्रिटेन में तमाम व्यापारी जो है घाटे में थे, क्योंकि उधर नेपोलियन के नेतृत्व में यूरोप में एक अलायंस बन गया था और वो अलायंस अब ब्रिटेन में जो औद्योगिक उन्नति के चलते बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा था उसे नहीं खरीद रहा था और इस प्रकार से ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था, ब्रिटेन के व्यापारियों को नुकसान हो रहा था और वे अब एशिया को बाजार की तरह देख रहे थे, एशिया को अपने बाजार के रूप में देख रहे थे। वे चाह रहे थे कि उन्हें भी वहाँ व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त हो। तो इस प्रकार 1813 का चार्टर अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो कि इन सब जो वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं उसके निवारण के लिए भी थी। तो हम उन सब बातों को जानेंगे। सबसे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान को जो हम जानेंगे, अभी तक हमने जाना कि इसके पीछे का कारण क्या था। इन सब प्रावधान जो आएंगे वे सब प्रावधान आखिरकार किन बातों से प्रभावित थे, किन गतिविधियों से प्रभावित थे, वो हमने जाना कि यूरोप में क्या कुछ हो रहा था।
इस 1813 के चार्टर अधिनियम का पहला प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार करने वाली एकमात्र कंपनी नहीं होगी, बल्कि अब क्योंकि उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है तो अन्य कंपनी भी यहां आकर व्यापार कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेगी ही, लेकिन उसका एकाधिकार समाप्त हो गया तो इस वजह से अब अन्य कंपनी भी आकर यहां व्यापार कर सकते हैं। अब तक ऐसा नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसमें एक बात जो आपको जाननी चाहिए, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी ये दो व्यापार ऐसे थे जिस पर यह बात लागू नहीं होती है। अन्य सभी प्रकार के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर अब जो है दरवाजे खुल गए हैं ब्रिटेन के उन तमाम अन्य कंपनियों के लिए भी, अन्य व्यापारियों के लिए भी जो कि भारत की तरफ व्यापार करना चाहते थे। तो अब उन व्यापारियों का भी भारत में प्रवेश होगा। तो यहां पर पहला प्रावधान यह था। दूसरा प्रावधान इस एक्ट में था कि इन्होंने इस एक्ट के साथ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। देखिए, अब ईसाई मिशनरी भी भारत में धर्म प्रचार कर सकेंगे। तो अब तक इनको अनुमति प्राप्त नहीं थी। हालांकि ऐसा है कि ये जो है छुप छुप कर ऐसा क्या करते थे, लेकिन ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश संसद ने अब उन्हें अनुमति दे दी है 1813 के चार्टर अधिनियम से, और अब वे भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ पर जो है एक कलकत्ता में एक गिरजाघर भी बनाया जाता है और उसमें एक बिशप और 3 पादरियों को रखा जाता है और यहाँ से ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पीछे की भी मानसिकता यही थी कि ये लोग अब भारतीय लोगों को अपने रंग में या पाश्चात्य रंग में ढालना चाहते थे और इसके लिए उन्हें आवश्यकता थी कि भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन में प्रवेश किया जाए। उन्हें उनकी सोच को उनके जीवन में इस प्रकार से प्रवेश किया जा सकता है, वे धर्म के साथ उनके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें अपने रंग में ढाल सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीयों में ईसाइयों के प्रति, ईसाई होने के नाते वे अपना एक अपनत्व पैदा करेंगे और ये उनके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वे भारतीय लोगों पर शासन के लिए जो है एक और उनके पास कारण होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक दूसरा प्रावधान हमें देखने को मिला। तीसरा प्रावधान भारत में 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह प्रावधान भी यहां रखा गया कि भारत में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। अब इसके पीछे की भी मानसिकता जो इनकी थी ये भी हमें जाननी चाहिए, क्योंकि दरअसल भारत में जब इतने बड़े शासन को चलाना था, क्योंकि अब ब्रिटिश जो है कहीं ना कहीं भारत में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करना चाह रहे थे, भारत को अपना पूर्ण उपनिवेश के तौर पर प्रयोग करना चाहते थे, तो वे अब सीधी तौर से भारत में उन्हें इस शासन को चलाने के लिए आवश्यकता थी कर्मचारियों की।
तो कहीं ना कहीं वे चाह रहे थे कि भारत में कुछ लोग यदि शिक्षित हो जाएं तो यह अंग्रेजों के शासन को चलाने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन से वे कितने लोगों को, कितने कर्मचारियों को भारत लाएंगे, और ये उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ अधिक महंगा भी था, वेतन भी अधिक देना पड़ेगा। भारत में यदि कुछ लोग शिक्षित होंगे तो वे अंग्रेजों के शासन में उनकी मदद भी करेंगे और वेतन भी कम लेंगे, कम वेतन पर अच्छा काम भी करेंगे। तो इस प्रकार वे इस प्रावधान को भी जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे की मानसिकता कुछ इसी प्रकार की थी। इसके साथ ही भारतीय साहित्य के प्रसार और विज्ञान की उन्नति के लिए भी बजट होगा या फंड होगा। तो भारतीय साहित्य के प्रसार और विज्ञान की उन्नति के लिए भी भारत में वे फंड तैयार करेंगे। तो इस प्रावधान को भी यहाँ पर रखा गया। तो इस प्रकार इस दिशा में भी वे धीरे धीरे भारत में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। ये सब कुछ प्रावधान भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक के प्रावधानों से कुछ अलग है। ये दो प्रावधान अभी तक के प्रावधानों से कुछ अलग हैं। तो इस तरह के प्रावधान भी हैं। साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि ब्रिटिश संसद को कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने जैसा दिखता है, या यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब धीरे धीरे बाहर कर ब्रिटिश संसद भारत में पूरी तरह से अपने आप को स्थापित कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किनारे कर रही हैं और स्वयं जो है भारत में अपने आप को स्थापित कर रही हैं कि अब ब्रिटिश संसद ही और या फिर ब्रिटिश क्राउन ही भारत में शासन कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब ब्रिटिश क्राउन का ही मुख है। तो ये दिखाने के लिए या इस तरफ बढ़ते हुए अब एक प्रावधान जो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नर और साथ ही सेना का प्रमुख, ये तीनों पद अब ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से नियुक्त होंगे। आप यहां से समझ सकते हैं गवर्नर जनरल जो महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रतिनिधि हैं भारत में कंपनी के, प्रांतों के गवर्नर और सेना का प्रमुख, तीनों महत्वपूर्ण पद जो अभी तक हम जान रहे हैं। तो ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से इन्हें नियुक्त किया जाएगा। इसका क्या मतलब निकल कर आता है कि अब कंपनी के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हैं, ब्रिटिश क्राउन इनकी नियुक्ति करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संसद अब पूरी तरह से कंपनी के पदाधिकारियों पर भी अपने लोगों को स्थापित करना चाहती है, उन पदों पर अपनी तरह से लोगों को रखना चाहती है ताकि ब्रिटेन के हितों को भारत में साधा जा सके। तो इस प्रकार के कुछ अब कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि भारत की तरफ बढ़ने लगी है और वे मजबूती से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और अंतिम रूप से वे अपने आप को यहाँ स्थापित करते हैं और उनकी सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। तो ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से इनको नियुक्त किया जाएगा। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन के शासन को भारत में स्थापित होने की दिशा में जो हैं दर्शा रही हैं कि ये सब बातें उसी दिशा में हो रही हैं, ये सब प्रावधान उसी दिशा में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, कंपनी के हाथ में और कुछ भी नहीं है। आप जान सकते हैं कंपनी के हाथ में अब केवल कर्मचारी रह गए हैं और कर्मचारियों को वह नियुक्त करेगी। बाकी जो महत्वपूर्ण पद हैं अब वे तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुके हैं। तो यह एक जरूरी प्रावधान है जहां हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश संसद का किस प्रकार से भारत की राजनीति में हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा यदि हम प्रावधान को देखें तो प्रांतों के जो गवर्नर हैं
वे अपनी बनाई विधि को ब्रिटेन की संसद से अनुमोदित कराएंगे। यानी ब्रिटेन के संसद से उनकी बनाई हुई विधि अनुमोदित होगी। कुल मिलाकर प्रांतों के गवर्नर जो हैं, यदि ये कोई विधि बना रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो उस विधि को उन्हें ब्रिटेन की संसद से अनुमोदित करवाना होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ब्रिटेन को अब साफ है कि भारत में कहीं ना कहीं हर प्रकार की विधि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बना रहे हैं, वहाँ पर प्रांतों के गवर्नर बना रहे हैं, वो वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। तो उन सभी नीतियों पर, उन सभी विधियों पर जो कि प्रांतों के गवर्नर बनाएंगे, उन विधियों पर कहीं ना कहीं संसद को भी विचार करना आवश्यक है और संसद उस पर विचार करेगी। यदि वे ठीक रहे तो प्रांतों के गवर्नर उसे लागू करें। यदि उसमें कुछ बदलाव करके वह और अधिक उपयुक्त हो सकती हैं ब्रिटेन की राजनीति को भारत में साधने के लिए, तो यह अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधानों को 1813 के चार्टर अधिनियम में लाया गया। ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो मैंने लिखे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं।